अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि हार्ट का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। हार्ट क्या करता है, नॉर्मल फंक्शन हार्ट का क्या होता है। ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। ब्लड को पंप नहीं करता है और हार्ट से बाहर निकालता है और बॉडी की डिमांड को कंप्लीट करता है, यही है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर हो जाए तो क्या उसकी ये डिमांड मेंटेन रहेगी, बॉडी को ब्लड मिलेगा प्रॉपर? नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये ना एक हार्ट है, ये लेफ्ट एट्रियम है इसका, ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर है इसका, ये राइट एट्रियम है और ये क्या है, राइट वेंट्रिकुलर। सबसे पहले बात करते हैं किसकी, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या होता है। अब आप मुझे ऐसी कॉजेज बताएं, कौन कौन सी ऐसी कॉज है जो लेफ्ट साइड को हार्ट फेलियर कर सकती है। मैंने आपको कार्डियोमायोपैथी पढ़ाई थी, क्या कार्डियोमायोपैथी आपका हार्ट फेलियर कर सकती है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, क्या कार्डियोमायोपैथी हार्ट फेलियर कर सकती है? अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायलेटेड स्पेसिफिकली कार्डियोमायोपैथी हो गया, उसका हार्ट के ये वाल्व बंद नहीं हो रहे, डायलेट कर गए हैं, तो क्या उसके अंदर हार्ट फेलियर हो सकता है? तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, इस्कीमिया होगा, तो क्या वो हार्ट फेलियर कर सकता है? हाँ जी, जल्दी जल्दी बताएं, क्या वो हार्ट फेलियर करेगा? ओके जी, कर सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, एमआई कर सकता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन। इसके अंदर भी क्या होता है, आपके हार्ट को क्या नहीं मिलती होती, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलती। तो जब बच्चों हार्ट प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, जब ब्लड नहीं गया आपकी हार्ट की तरफ, तो हार्ट के मसल्स की निक्रोसिस नहीं होगी, तो जब निक्रोसिस होगी उसकी डेथ नहीं हो जाएगी सेल्स की। हाँ जी, पॉइंट समझ में आ गया, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर कैसे होता है। हाँ जी, समझ आ गई। अब देखिए फॉर एग्जांपल, हम इसके ना सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट कॉजेज थी हार्ट फेलियर की। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर होगा तो उसके अंदर कौन कौन से हम सिम्टम्स देखेंगे, देखें। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर हो गया, सारी वही कहानी है, मैंने आपको सारे पॉइंट बताए हुए, मुझे लगता है ये आपको आते ही होंगे। अब किसी को स्पेसिफिकली लेफ्ट हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर की वजह से ब्लड अब आगे बाहर निकल नहीं रहा। सबसे पहली बात, क्या इस पेशेंट की कार्डिक आउटपुट ज्यादा होगी कि कम, पहले मुझे ये बताएं। कार्डिक आउटपुट पे क्या इफेक्ट होगा? कम होगी, वेरी गुड। इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी कि ज्यादा? इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगी कि ज्यादा? कम होगी। नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन कितने होती है, कितने परसेंट होती है नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन? 50%, 50 से 55% तक नॉर्मल होती है, ठीक है। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस देन 35 हो जाएगी, ठीक है। इस पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट कम, इजेक्शन फ्रैक्शन कम। स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या फर्क आएगा? हाँ जी, स्ट्रोक वॉल्यूम पे क्या फर्क आएगा? स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा, वेरी गुड। ये तीनों चीजें कम होंगी। अब बात करते हैं बच्चों इसकी क्लिनिकल फीचर की। ये तो एक सिनेरियो था ना, अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी हमने ये बात देखी थी। फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया, जब बच्चों ये लेफ्ट साइड से ब्लड बाहर जाएगा नहीं, तो किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। वही सारी माइट्रल रिगर्जिटेशन वाली कहानी अपने जेन में लाए दोबारा। क्या होगा इस पेशेंट के अंदर, माइट्रल स्टेनोसिस वाली लाए। जब ब्लड पीछे जाता है तो किधर जाता है, पल्मोनरी वेन के अंदर जाता है। पल्मोनरी वेन से आगे किधर जाता है, लंग्स में जाता है। पल्मोनरी एडीमा करवाएगा इस पेशेंट के अंदर, पल्मोनरी हाइपरटेंशन करवाएगा इसकी वजह से। हाँ जी, बताएं। फिर पीछे किधर जाएगा, राइट हार्ट पर जाएगा, राइट हार्ट फेलियर करवा सकता है। राइट हार्ट फेलियर से किधर जाएगा, जगलर वेनस डिस्टेंशन करवाएगा इसके अंदर। सारे वही पॉइंट जो मैंने आपको बताए थे वहां पे। जगलर वेनस डिस्टेंशन होगी इस पेशेंट के अंदर, लीवर की तरफ जाएगा, लीवर पीछे इंफीरियर वेना कैवा में गया, फिर किधर गया, लीवर में गया। जब लीवर में जाएगा, लीवर को डैमेज कराएगा, असाइटिस करवा सकता है इस पेशेंट के अंदर। पेरिफेरल एडीमा करवा सकता है। पेरिफेरल एडीमा क्यों होता था कि आपके ब्लड किधर से आता था, लोअर लिम्ब से किधर आता था, लीवर में ही आता था ना। तो अब लोअर लिम्ब से ब्लड वापस जा रहा है, ब्लड दोबारा लोअर लिम्ब की तरफ जा रहा है, तो पेरिफेरल एडीमा होगा इस पेशेंट के अंदर। सारे क्लिनिकल फीचर ये देखेंगे। हाँ जी, जी जी, एसोफेगस की तरफ जाएगा, वेरिकोज वेन कराएगा। ये सारे वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। इसकी वजह से ना बच्चों हेमोराइड्स भी हो सकते हैं। किसी को पता है हेमोराइड्स क्यों होगा? किसी को पता है हेमोराइड्स क्यों हो सकता है इसके अंदर? बच्चों, जो इसकी रेक्टल वेन होती है ना, ठीक है, वो भी किधर ड्रेन करती है, आपकी पोर्टल वेन के अंदर ही कर रही होती है। तो जब आपको पता है ब्लड पीछे जा रहा है, पोर्टल वेन से किधर जाएगा, वहां पे जाएगा स्पेसिफिकली, तो बैक फ्लो नहीं होगा। तो जब बैक फ्लो होगा इसकी वजह से हेमोराइड्स हो सकता है। हेमोराइड्स भी हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। समझ आ गई ये वाले सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारे हमने कंप्लीट डिस्कस किए हुए हैं रिगर्जिटेशन वाले टॉपिक के अंदर। ये मैंने सारी बातें आपको बताई हुई हैं। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर है। अच्छा, ये तो था हमारा
क्या? राइट, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। एग्जामिनर ना एक टर्म मेंशन करता है, ऑर्थोपनिया होता है इस पेशेंट के अंदर। अब मुझे बताएं ऑर्थोपनिया क्या होता था। हाँ जी, ऑर्थोपनिया क्या होता था, मैंने आपको ये भी बताया है। जी जी, क्या होता है ऑर्थोपनिया? जी मैंने बताया, मुझे पता है, ये मैंने आपको बताया है। ऑर्थोपनिया जब आपका फ्लूइड किधर चला जाए, लंग्स की तरफ चला जाए ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन, दिस इज नोन एज ऑर्थोपनिया। ठीक है, और इसकी वजह से और क्या हो सकता है बच्चों? डिस्निया नहीं हो सकता, सांस लेने में मसला नहीं होगा। और इसके अंदर क्या हो सकता है? पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया हो सकता है। हाँ जी, ये वाला हो सकता है, पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया। अब ये टर्म का मतलब क्या है, किसी को पता है? पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया क्या होता है और ऑर्थोपनिया क्या होता है? क्वेश्चन पता है क्या पूछते हैं क्लिनिकल में, कि पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्पनिया और ऑर्थोपनिया में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एग्जामिनर पूछता है वाइवा के अंदर, अचानक उठ जाता है रेस्टलेस ड्यूरिंग स्लीप। वेरी गुड शिराज अफसा। पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया ये होता है कि ड्यूरिंग स्लीप अगर आपको क्या हो, एकदम से डिस्निया हो, ठीक है, वेनस रिटर्न आपका इंक्रीज हो जाता है, आपको पता सुपाइन पोजीशन से, और आप सो रहे हो और एकदम आपकी आंख खुल जाए और आपका सांस उलट जाए, दिस इज नोन एज पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल, मतलब रात के वक्त होता है ये। ठीक है, ऑर्थोपनिया कब होता है? ड्यूरिंग सुपाइन पोजीशन, जब आप लेटे होते हैं। दिस इज नोन एज, दिस इज द मेन डिफरेंशियल पॉइंट बिटवीन पारोक्सिस्मल और ऑर्थोपनिया। ये आपसे क्लिनिकली पूछते भी होते हैं। अब आप मुझे एक और इंपॉर्टेंट बात बताएं। फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर क्या हो गया, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर हो गया। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की वजह से क्या इस पेशेंट के अंदर रेनन रिलीज हो सकता है? अगर होगा तो क्यों रिलीज होगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। क्या इस पेशेंट के अंदर हो सकता है? जी जी। और तो ये ट्रीटमेंट में बताता हूँ आपको, ये सारी बातें ट्रीटमेंट में बताता हूँ बच्चों। अच्छा, ये वाली बात वहां पे बताता हूँ। रेनन रिलीज होगा तो क्यों होगा, जल्दी जल्दी बताएं। अगर फॉर एग्जाम्पल इसके इस पेशेंट के अंदर रेनन रिलीज हो रहा है तो क्यों रिलीज होगा? क्या लिखा है इस पे? बिकॉज बॉडी का, जी जी, हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड शिराज। नॉर्मल जो आपका किडनी की तरफ ब्लड जा रहा होता है ना, वो कितने परसेंट होता है? 25% होता है। ठीक है, कार्डिक आउटपुट से जो ब्लड निकल के किडनी की तरफ जाता है वो 25% होता है आपका। अब आपको पता है हार्ट फेलियर होगा इस पेशेंट के अंदर, तो उतना ब्लड निकल नहीं सकता। जब उतना ब्लड निकलेगा नहीं तो 25% आपका किडनी की तरफ नहीं जाएगा। तो जब आपका किडनी की तरफ 25% ब्लड नहीं जाएगा तो क्या होगा फिर? रेनन को किडनी को पता चलेगा तो बॉडी में क्या है, ब्लड कम है, हाइपोटेंशन है, तो वो किसको रिलीज करवा देगा? रेनिन एंजाइम को रिलीज करवा देगा। रेनिन क्या करेगा? एंजियोटेंसिनोजिन को आगे किसके अंदर चेंज करेगा? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर चेंज करेगा। फिर एंजियोटेंसिन 1 आगे किसके अंदर चेंज होता है? एंजियोटेंसिन 2 के अंदर चेंज होता है। कौन करता है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये जब ये वाला सारा सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, एट द एंड इसने पता क्या करना होगा, ये आपका और हार्ट फेलियर करवा सकता है और वर्स करवाएगा। अब वो कैसे करवाएगा ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कैसे करवाएगा। जब आपका एंजियोटेंसिन 2 रिलीज होता है, ये क्या करता है बच्चों? ये सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करता। तो जब बच्चों सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा तो क्या होगा? प्रीलोड ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आपको पता है वेसल्स में कौन से रिसेप्टर होते हैं? अल्फा 1 होता है, ये वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तो ज्यादा से ज्यादा वैजो कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, प्रीलोड बढ़ेगा नहीं। तो जब प्रीलोड बढ़ेगा तो क्या इस पेशेंट के अंदर हाइपरटेंशन नहीं होगी दोबारा? हो सकती है इसके अंदर हाइपरटेंशन। दूसरी बात, ये एडीएच के रिसेप्टर के साथ वो करता है, एडीएच को भी रिलीज करवाता है, और वाटर बॉडी में रीअब्सॉर्ब होगा और इशू होगा। ये एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, ज्यादा सोडियम की रिटेंशन करवाएगा। जितनी सोडियम की रिटेंशन करवाएगा उतना वाटर और रीअब्सॉर्ब होगा। जितना वाटर रीअब्सॉर्ब और होगा उतना हार्ट फेलियर के फीचर वर्स होंगे। समझ आ गई? दोनों लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में भी यही इशू हो रहा होता है और राइट साइडेड हार्ट फेलियर में भी यही इशू हो रहा होता है। ठीक है, समझ आ गई? एट द एंड ब्लड कम जा रहा है ना किडनी की तरफ, तो ये दोनों साइड पे ही दोनों फीचर देखते हैं हम। समझ आ गई आपको? आपने बताना है कि जो रास सिस्टम होता है ये ज्यादा वर्स करता है कंडीशन को, किसके अंदर? हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर। अगर पूछा जाए हम एक हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर, मैं अभी इसका थोड़ा सा ये पॉइंट बता देता हूँ, हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग क्यों देते हैं, तो भाई आपने बताना है ये रास सिस्टम को एक्टिवेट नहीं होने देता, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, ये क्या करता था? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कैप्टोप्रिल, ये नैलाप्रिल कैप्टोप्रिल, ये क्या करवाता था? वैजोडाइलेशन करवाता था, मैंने आपको बताया था ना। तो जब बच्चों वैजोडाइलेशन होगी तो प्रीलोड कम नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर, प्रीलोड कम हो जाएगा। तो जब प्रीलोड कम होगा, हार्ट की तरफ ब्लड कम जाएगा, तो कुछ हद तक बेहतर नहीं हो जाएगा हार्ट? ये वाला पॉइंट समझ में आ गया कि हम अगर एसी इनहिबिटर्स देते हैं तो क्यों देंगे इस पेशेंट के अंदर? हाँ जी,
हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर एसी इनहिबिटर्स क्यों देंगे? ठीक है जी। राइट साइड हार्ट फेलियर के भी सारे यही फीचर होंगे, लेकिन एक से दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशियल, वो आपने याद रखना है। राइट हार्ट फेलियर में पता क्या होता है? सेम वही बात। ये देखें, ये हार्ट बनाया, ये राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकुलर, इधर से ब्लड बैक गया, किधर गया? लीवर के अंदर गया। लीवर की वजह से वही सारे इशू आपने याद रखना है। लेकिन ना इसमें हम दो चीजें देखते हैं। एक होती है कोर पल्मोनेले। किसी को पता है कोर पल्मोनेले क्या कंडीशन होती है? कोर पल्मोनेले क्या होती है? रिपीट करना, हाँ सीओपीडी। क्या क्या रिपीट करना? मैं एक दफा सारा इसको कंप्लीट करवा लूं फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। कोर पल्मोनेले ये होता है कि आपके राइट हार्ट फेलियर की वजह से अगर लंग्स इशू हो रहे हैं, दिस इज नोन एज कोर पल्मोनेले। समझ आ गई? लंग्स की वजह से आपका राइट हार्ट फेलियर हो या इसकी हार्ट फेलियर की वजह से आपका लंग्स इफेक्टेड हो, इसको हम क्या बोलते हैं? कोर पल्मोनेले बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, जब आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी से दोबारा ब्लड वापस आ रहा हार्ट की तरफ, तो लंग्स की तरफ जाएगा नहीं। ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोर पल्मोनेले बोलते होते हैं। ठीक है, हार्ट की वजह से क्या हो गया आपके, इसके लंग्स की वजह से हार्ट भी इसका इफेक्टेड हो गया। पल्मोनरी वेसल में से ब्लड वापस जा रहा है ना हार्ट की तरफ, पल्मोनरी आर्टरी में से, तो क्या हुआ आपके लंग्स की वजह से क्या हो रहा है? आपका हार्ट फेलियर हो रहा है, राइट हार्ट फेलियर। दिस इज नोन एज कोर पल्मोनेले। समझ में आ गई? और इसके अंदर क्या होता है राइट हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर? देखें, राइट हार्ट के अंदर कौन सी वेन ड्रेन करती है? जगलर वेनस नहीं आती इसके अंदर, सुपीरियर बाय द हेल्प ऑफ सुपीरियर वेना कैवा आती है ना। तो क्या जगलर वेनस डिस्टेंशन देखेंगे, जगलर वेनस प्रेशर देखेंगे? अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए जगलर वेनस डिस्टेंशन किस हार्ट फेलियर में देखते हैं, तो आपने बताना राइट हार्ट फेलियर में देखते हैं। और क्या देखते हैं? हिपैटोमेगैली देखते हैं। हिपैटोमेगैली क्यों देख रहे हैं? ब्लड बच्चों बैक जा रहा है, इसीलिए हिपैटोमेगैली इसके अंदर हम देखते हैं। इसको हम स्पेसिफिकली क्या कहते हैं? नट मैग लीवर बोलते हैं। इसको एक नाम से इसको इंडिकेट करते हैं, क्या इसको बोलते हैं? नट मैग लीवर बोलते हैं। ठीक है, अगर हिपैटोमेगैली हो आपके किसकी वजह से? हार्ट फेलियर की वजह से हो। स्पेसिफिकली कौन सा हार्ट फेलियर की वजह से? राइट हार्ट फेलियर की वजह से। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? नटमैग लीवर या कार्डिक सिरोसिस बोल रहे होते हैं। ठीक है, कार्डिक सिरोसिस। कार्डिक मीन हार्ट का इशू, सिरोसिस मीन लीवर इशू हो रहा है उसकी वजह से, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कार्डिक सिरोसिस बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कार्डिक सिरोसिस क्या होता है, तो आपने बताना राइट हार्ट फेलियर की वजह से आपका जो लीवर है वो डैमेज हो रहा है, दिस इज नोन एज कार्डिक सिरोसिस। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी, समझ आ गई यहाँ तक? अच्छा, इस पेशेंट के अंदर भी ना, मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या हो रहा है? एडीमा हो रहा है, पेरिफेरल एडीमा वगैरह हो रहा है। मुझे ये बताएं इस पेशेंट के अंदर पिटिंग एडीमा होगा कि नॉन पिटिंग एडीमा होगा? पहले तो ये पॉइंट बताए ना, पिटिंग होगा कि नॉन पिटिंग होगा? हाँ जी, किसी को पता है इसके अंदर पिटिंग होगा कि नॉन पिटिंग? पिटिंग एडीमा होगा। वेरी गुड अफसा। क्यों पिटिंग एडीमा होगा मुझे ये भी बताना है आपने। देखिए मैं बताता हूँ पिटिंग एडिमा क्यों होता है। देखिए, एक होता है हमारे पास पिटिंग एडिमा, दूसरा हमारे पास होता है नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस नोट करना आपने। अभी जो हमारा अगला टॉपिक है ना हार्ट फेलियर के बाद, वो नॉन पिटिंग भी है, वो फिर मैं आपको वहां पे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इसका एक इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल पॉइंट याद रखें। जो आपका पिटिंग एडिमा होता है ना, इसके अंदर पता क्या होता है? नहीं नहीं, स्पेसिफिकली लोअर लिम्ब नहीं, अभी आपको मैं बताता हूँ क्या होता है। पिटिंग के अंदर पता क्या होता है? आपका ना जो ओनकोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। आपको पता है ओनकोटिक प्रेशर कौन मेंटेन रखता था? एल्ब्यूमिन मेंटेन नहीं रखता था, एल्ब्यूमिन रखता था। ठीक है, जो अडीमा होने से बचाता था। ऑनकोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है ना वो बढ़ जाएगा। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं जी, इसके अंदर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि भाई आपका लीवर डैमेज हो रहा है। कार्डिक सिरोसिस मैंने बोला है ना आपको, हिपैटो इसके अंदर मगैली बोला है ना मैंने आपको। लीवर डैमेज होगा, उसकी वजह से एल्ब्यूमिन उतने लेवल की प्रोड्यूस नहीं होगी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जब हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है? हाँ जी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करता है आपका? हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर आपके फ्लूइड को वेसल से बाहर नहीं निकालता, तो वो फ्लूइड को वेसल से बाहर निकालेगा। तो जितना निकालेगा उतना अडीमा नहीं होगा। जब भी आपका एल्ब्यूमिन के लेवल की कम होने की वजह से या ऑनकोटिक प्रेशर कम होने की वजह से अडीमा हो, उसको हम बोलते हैं बच्चों पिटिंग एडीमा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसीलिए इसके अंदर क्या होगा? पिटिंग एडीमा होगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया?
नॉन पिटिंग एडीमा क्या होता है? नॉन पिटिंग एडीमा का मतलब ये होता है कि जब आपकी लिम्फेटिक ब्लॉक हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आपके लिम्फ आपके ब्लॉक हो जाए ना, लिम्फ क्या करते थे, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये एक वेसल है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऐसे लिम्फ नोड पड़े हुए थे, इसके अंदर से फ्लूइड लीक होता है ना, तो ये फौरन से इस फ्लूइड को पकड़ेंगे ऐसे और इसको किधर ले जाएंगे, हार्ट की तरफ ले जाएंगे और उसके अंदर ड्रेन कर देंगे, वो दोबारा नॉर्मल सर्कुलेशन में आ जाएगा और फिर पूरी बॉडी में जाता है। यही करते हैं ना लिम्फेटिक्स। अगर फॉर एग्जांपल किसी डिजीज के अंदर क्या हुआ, लिम्फेटिक ब्लॉक हो गए, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके क्या हो गए, लिम्फ नोड ब्लॉक हो गए, या आपने कोई सर्जरी की, फॉर एग्जांपल मेस्टेक्टमी की, किसी को ब्रेस्ट कैंसर था, उसके अंदर क्या की, मेस्टेक्टमी की, जब आपने उसके अंदर मेस्टेक्टमी की, उसके अंदर जो मेन लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है वो एक्सिलरी लिम्फ नोड होता है, तो जब आपने उसका एक्सिलरी लिम्फ नोड ही साथ रिमूव कर दिया, तो क्या उस पेशेंट के अंदर एडीमा हो सकता है? जो उसके अंदर एडीमा होगा वो नॉन पिटिंग एडीमा देख सकते हैं। पिटिंग और नॉन पिटिंग ये होता है कि जो हाथ लगा जिसको आप लगाएं वो अंदर की तरफ प्रेस हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, पिटिंग। नॉन पिटिंग उसको बोलते हैं जो प्रेस ना हो, जो काफी हार्ड हो। तो इस कंडीशन में जो एडीमा होगा ना, वो क्या होगा, नॉन पिटिंग होगा लिम्फेटिक ब्लॉक में। तो हम हार्ट अपने टॉपिक की तरफ वापिस आए कि हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर हम कौन सा देखते हैं बच्चों, पिटिंग एडीमा देखते हैं। हाँ जी, समझ में आ गई यहाँ तक? किसी का कोई भी क्वेश्चन एडीमा में से? ओके जी, अगर समझ में आ गई। अच्छा, अब बात करते हैं बच्चों किसकी, सिस्टोलिक डिसफंक्शन की। मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा क्या मेन टॉपिक वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन है ना। तो अब बात करते हैं किसकी, सिस्टोलिक डिसफंक्शन की। सिस्टोलिक करता क्या है? सबसे पहले मुझे ये तो बताए ना, सिस्टोलिक होता क्या है, कितना ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक, कॉन्ट्रैक्शन कराता है, वेरी गुड शिराज। तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट के अंदर सिस्टोलिक फेल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं रही उस पेशेंट के अंदर, तो जब बच्चों उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, क्या उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा कि डिक्रीज होगा? पहले तो मुझे ये बताए ना, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। दूसरा, कार्डिक आउटपुट क्या होगी, कम। तीसरा, और क्या इसमें कम होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम कम। वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल पॉइंट आपने इसके अंदर देखना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। दूसरा देखें, और इसके अंदर क्या हो सकता है, इस पेशेंट के अंदर आफ्टर लोड ज्यादा होगा कि कम होगा, पहले ये बताएं, आफ्टर लोड पे क्या इफेक्ट आएगा? ज्यादा होगा, वेरी गुड शिराज। क्यों ज्यादा होगा? इसका आफ्टर लोड इसलिए ज्यादा होगा, आफ्टर लोड वो होता है कि कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो वॉल्यूम आपके हार्ट में रह जाए उसको हम आफ्टर लोड बोल रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुई, वैसे ब्लड कम बाहर जा रहा है, हार्ट की तरफ ज्यादा ज्यादा देर हार्ट में रह रहा है, तो आफ्टर लोड ज्यादा नहीं होगा इस पेशेंट के अंदर? आफ्टर लोड इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गई? इसके अंदर जितने भी क्लिनिकल फीचर हैं, जितने भी क्लिनिकल फीचर, वो आप सारे वही देखोगे। ऑर्थोपनिया इसके अंदर होगा, और इसके अंदर क्या होगा, पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया इसके अंदर होगा, ठीक है, जगुलर वेनस डिस्टेंशन इसके अंदर होगी, हिपैटोसुप्लिनोमेगाली इस पेशेंट के अंदर होगी, सारे फीचर वही देखेंगे। समझ आ गई यहाँ तक? हाँ जी, सिस्टोलिक डिसफंक्शन सारा वही है आपका, सारी चीजें आप इसमें वही देखोगे, ठीक है। अगर आपसे एक एमसीक्यू पूछा जाए, तब मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर, हाँ जी, किसी को पता है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट हार्ट फेलियर? राइट हार्ट फेलियर की मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। वेरी गुड शिराज, वेरी गुड, वेरी गुड, सबने सही बताया जी। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होता है आपकी मोस्ट कॉमन कॉज किसकी, राइट हार्ट फेलियर की, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर ये हार्ट फेलियर हो गया है, हमने इस पेशेंट को कैसे डायग्नोज करना है? देखें जी, देखें, हमारी जो मेन इसका हार्ट फेलियर का टॉपिक है ना, वो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट पे ये बेस करता है, ठीक है, इसका वो इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई पेशेंट आया, उसका हार्ट फेलियर होगा कौन सा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया, सबसे पहले उसके अंदर हमने क्या करवाना है, देखेंगे, हम उसके अंदर सीबीसी करवाएंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। और इसके अंदर अगर सीबीसी करवाएंगे उस पर क्या देखेंगे, किसी को पता है? हाँ जी, सीबीसी करवाएंगे उसके ऊपर क्या देखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन पे सीबीसी पे क्या देखेंगे, एनीमिया देखेंगे। कौन सा एनीमिया देखेंगे, क्वेश्चन ये आता है। अब तीन टाइप्स पड़ी ना बेसिकली एनीमिया की, एक होती है माइक्रोसिटिक, एक होती है मैक्रोसिटिक एनीमिया, दो तीसरी कौन सी थी, नॉर्मोसिटिक एनीमिया, यही पड़ी थी ना। अब मुझे बताओ इसमें एनीमिया कौन सा देखेंगे, एनीमिया कौन सा देखेंगे इसके अंदर? बच्चों नॉर्मोसिटिक एनीमिया देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि देखें,
माइक्रोसिटिक तो तब देखते हैं जब ब्लड लॉस हो रहा हो ना, आयरन पे कोई इशू हो रहा हो, इसके अंदर तो ब्लड लॉस नहीं हो रहा। मैक्रोसिटिक तब देखते हैं जब आपका विटामिन B12 या विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो, वो भी इसके अंदर नहीं हो रहा। नॉर्मोसिटिक तब देखते हैं जब आपका ब्लड सही तरह ऑर्गन्स को मिल नहीं रहा होता, टिश्यू को मिल नहीं रहा होता, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, नॉर्मोसिटिक एनीमिया देखते हैं। तो अगर पूछा जाए इसके अंदर कौन सा एनीमिया देखेंगे, तो आपने बताना है नॉर्मोसिटिक देखेंगे। चेस्ट एक्सरे पे क्या देखेंगे, हाँ जी, चेस्ट एक्सरे पे क्या देखेंगे, हम इसके चेस्ट एक्सरे पे क्या देखेंगे, कार्डियोमैगेली देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है हार्ट से ब्लड निकल नहीं रहा, तो हार्ट के अंदर कलेक्ट होगा, हार्ट का साइज बढ़ नहीं जाएगा, तो हम इसको क्या कहते हैं मेडिकल टर्म में, कार्डियोमैगेली बोलते हैं इसको। तो हम इसके अंदर क्या देखेंगे, कार्डियोमैगेली देखेंगे इस पेशेंट के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी लिख लें। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सा होगा, हाँ जी, तो आपने बच्चों बताना है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी कंप्लीट हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बता देता है, उसकी वेल्व्स के बारे में बता देता है, उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में बता देता है, ईच एंड एवरीथिंग बता देता है। इसीलिए क्या होगा इसके अंदर, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको डबल टिक कर लें, ठीक है। हम इसकी ईसीजी पे और क्या देख सकते हैं, हम ईसीजी पे इसका वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों देख सकते हैं, देखें, जब एक पेशेंट का हार्ट फेलियर हो गया, तो अर्ली स्टेज पे क्या होगा, जब थोड़ा सा उसका हार्ट फेलियर हुआ, 50% हार्ट फेलियर हुआ, तो हार्ट अपना एक्यूट स्टेज पे ना सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवा के हार्ट को जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करवा के बाहर निकालेगा फ्लूइड को, ताकि बॉडी की डिमांड को पूरा कर सके। इसीलिए उसकी वजह से क्या हो जाएगी, उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकुलर की। तो हम क्या देखेंगे उस पेशेंट के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देख सकते हैं। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर क्या हो जाएगा, अरिदमिया आ जाएगा, ठीक है, हार्ट थक जाएगा, एक टाइम आएगा, ठीक है। क्योंकि अब हार्ट फेलियर हमने कॉज को ट्रीट करना है ना, अब हमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कॉज है, उसके अंदर भी आपको पता है एक्यूट स्टेज में हार्ट जोर जोर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि किसी तरीके से मैं ब्रेन तक तो ब्लड पहुंचाऊं, किसी तरीके से मैं किडनी को तो ब्लड दूं, ठीक है। इसी कंडीशन में क्या होगा, हम क्या देखेंगे, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी इस पेशेंट के अंदर देख सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वेरी इंपॉर्टेंट बात, हमें कार्डियोमैगेली तो हम और भी इतनी डिजीज है जिसके अंदर देख सकते हैं। हम कार्डिक टेम्पोनेट वाले पेशेंट के अंदर भी तो देख सकते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड ओवरलोड हुआ होता है। डिफरेंट और डिजीज है जिसके अंदर हम कार्डियोमैगेली देख सकते हैं। हमने हार्ट फेलियर को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हार्ट फेलियर को हमने कैसे, हाँ जी, एक्रोमेगाली के अंदर भी देख सकते हैं, वेरी गुड शराज, एक्रोमेगाली के अंदर भी देख सकते हैं हम हार्ट फेलियर। देखें, कार्डियोमेगाली सॉरी, हमने कैसे डिफरेंशिएट करना है कि ये बच्चों हार्ट फेलियर का ही पेशेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस पे बच्चों बीएनपी का लेवल देखेंगे, ब्रेन नेट्रोयूरेटिक पेप्टाइड का, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जब भी हार्ट फेलियर होता है आपका, एएनपी और बीएनपी रिलीज होता है। तो बीएनपी क्या करता था, हाँ जी, किसी को नॉर्मल फंक्शन पता है बीएनपी का क्या होता है, ये एक हार्मोन है, क्या करता है बीएनपी, एक होता है आप, अच्छा मैं बताता हूँ, एक होता है एएनपी, दूसरा होता है बच्चों बीएनपी। एएनपी जो रिलीज होता है ये हमारे एट्रिया से रिलीज हो रहा है, एट्रियम से, और जो बीएनपी होता है ये किधर से रिलीज होता है, वेंट्रिकल से होता है। अब आपसे पूछ सकते हैं जी, हमारा एएनपी क्यों नहीं इसके अंदर हम स्पेसिफिकली हार्ट फेलियर के अंदर देखते हैं, बीएनपी क्यों देखते हैं, तो बच्चों बीएनपी की हाफ लाइफ ज्यादा है, ज्यादा देर ब्लड में रहता है, इसीलिए हम इसके अंदर स्पेसिफिकली किसको इंडिकेट कर रहे हैं, बीएनपी को इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये बीएनपी करता क्या है, बीएनपी बच्चों आपकी वैजो डायलेशन कर रहा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब ये वैजो डायलेशन करेगा, अगेन क्या करेगा, प्री लोड कम कर देगा, हार्ट पे जो वॉल्यूम ज्यादा ओवरलोड होगा उसको कम कर देगा, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा, ये पता क्या करता है, ये जो हमारी एफरेंट होती है ना, एक होती है फॉर एग्जाम्पल, ये किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये इफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट आर्ट्रियोल है, यही पढ़ा ना आपने इसके अंदर, रेनल के अंदर, ठीक है। ये जो इफरेंट की होती है ना, इसकी वैजो कंस्ट्रिक्शन करवा देता है ऐसे करके, और इसको डायलेट करा देता है ऐसे करके। अब आपको पता है यहाँ पे पीसीटी, डीसीटी और असेंडिंग डिसेंडिंग सारे पड़े होते हैं फिल्ट्रेशन के लिए। जब ये एफरेंट को डायलेट करवा देगा, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा आपका ब्लड क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, फिल्टर होगा। तो जितनी फिल्ट्रेशन होगी उतना ज्यादा यूरिन की प्रोडक्शन होगी। तो क्या होगा, बॉडी में से क्या निकाल रहा है, फ्लूइड निकाल रहा है, ठीक है। इफरेंट की वैजो कंस्ट्रिक्शन, एफरेंट की क्या कर दी उसने, वैजोडाइलेशन। इसको वैजोडाइलेशन करने की वजह से फिल्ट्रेशन ज्यादा होने की वजह से यूरिन की प्रोडक्शन करेगा। जब वो यूरिन की प्रोडक्शन करेगा, बॉडी से फ्लूइड निकल जाएगा, हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिलेगी। समझ आ गई, हाँ जी।
ओके जी, बाकियों को नहीं समझ आई? ओके जी, का समझ में आ गई है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब बात करते हैं बच्चों इसके ट्रीटमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट के अंदर हार्ट फेलियर हो गया तो हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की। हमने फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या देना होता है। सबसे पहले अगर पूछा जाए हम इनिशियली कौन सा ड्रग देंगे, तो आपने बताना है बच्चों डायूरेटिक्स देंगे। अगर पूछा जाए डायूरेटिक्स भी दो टाइप्स के हो गए जो हम इसके अंदर प्रेफर कर रहे होते हैं ना, वैसे तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं लूप डायूरेटिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए होंगे, दूसरे थायजाइड डायूरेटिक्स। उन दोनों में से भी अगर चॉइस पूछी जाए कौन सी देनी है, तो आपने बताना है बच्चों लूप। लूप क्यों देना है? क्योंकि इसकी क्या होती है, हाफ लाइफ कम होती है और ये जल्दी एक्ट कर रहा होता है एज कम्पेयर टू थायजाइड डायूरेटिक्स के। इसलिए क्या प्रेफर करना है आपने, लूप डायूरेटिक्स प्रेफर करना है। लूप डायूरेटिक्स में से किसी को नाम पता है कौन सा होगा? लूप डायूरेटिक्स, फ्यूरोसमाइड, वेरी गुड तहसीन। फ्यूरोसमाइड होगी। अगर फॉर एग्जांपल किसी को फ्यूरोसमाइड से एलर्जी है, तो फिर हम कौन सा ड्रग देंगे इसके अंदर? हाँ जी, अभी पता चल जाएगा कितना पढ़ा है किसी ने। वेरी गुड तहसीन, एथ्रेनिक एसिड देंगे इसके अंदर, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, लेकिन क्या करेगी, नॉन सल्फर, एलर्जी नहीं होने देगी। वेरी गुड तहसीन, एथ्रेनिक एसिड देंगे इसके अंदर हम। ठीक है, अगर तो उसको एलर्जी है किससे, इसके अंदर से फ्यूरोसमाइड से, इसके किससे, लूप डायूरेटिक से, तो हम इसकी क्लास चेंज कर देंगे, कौन सी देंगे, नॉन सल्फा देंगे। एथ्रेनिक एसिड इसके अंदर प्रेफर करेंगे। अब और इसके अंदर सेकंड लाइन क्या देंगे, देखें सेकंड पे क्या देंगे। हम इसके अंदर एसी इनहिबिटर्स और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। अगर देंगे तो क्यों देंगे, अब आप मुझे बताएं, मुझे नहीं पता ये वाला पॉइंट। एसी इनहिबिटर्स हम क्यों देंगे? हाँ जी, हाँ जी, बताएं इसके अंदर एसी इनहिबिटर्स क्यों देंगे? रेनिन ब्लॉक करेगा और क्या करेगा, वेजोडाइलेशन करेगा। वेरी गुड, क्या करेगा, रेनिन ब्लॉक कर देगा, दूसरा वेजोडाइलेशन कर देगा। जब रेनिन ब्लॉक कर देगा तो फ्लड और नहीं आएगा, साथ में वेजोडाइलेशन कर देंगे तो हार्ट के ऊपर थोड़ा सा जो वॉल्यूम ज्यादा आ रहा था वो कम आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, हम इसके अंदर एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं और इसके साथ क्या दे सकते हैं हम बच्चों, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। थर्ड लाइन पे क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे। बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे, पहले तो ये बताए ना, बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे? बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे? मैंने आपको अक्यूट स्टेज में बताया था कि जब आपके, देखिए मैं अब आपको यहाँ पे ये सारी बात बताता हूँ। देखें, ये एक हार्ट फेलियर से जिन्होंने बच्चों ने बेसिक्स का ये लेक्चर लिया था उनको समझ आ जाएगी। ठीक है, देखें, ये बाकी सारे सो तो नहीं गए, थक गए हैं तो यार कल पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा देखें, मैंने आपको बेसिक्स के अंदर एक बात बताई थी कि जब हमने कहा था कि बॉडी के अंदर जब बच्चों ब्लड कम मिलता है ना ऑर्गन्स को, तो आपके एक रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं सबसे पहले, अगर पूछा जाए रेनिन से भी पहले एक्टिवेट होते हैं वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। वो कौन से होते हैं, किसी को पता है कौन से होते हैं? किसी को पता है? वेरी गुड फातिमा, बैरो रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, बैरो रिसेप्टर क्या करते थे, आपके ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते थे। वो सारी कहानी याद है, हफ्सा भी शायद उस क्लास में थी। वो स्ट्रेच रिसेप्टर वाले, एफरेंट फाइबर कम जाएंगे, एफरेंट कम जाएंगे तो ईफरेंट ज्यादा आएंगे ब्रेन की तरफ से। सोलिटरी न्यूक्लियस मेडुला के अंदर जो प्रेजेंट होता था, ईफरेंट, जब ईफरेंट के सिंपथेटिक ज्यादा आएंगे, तो जब सिंपथेटिक ज्यादा आएंगे तो वो क्या करेंगे, जाके हमारे बीटा वन रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देंगे। बीटा वन रिसेप्टर को एक्टिवेट करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ा देंगे। वो सारी बातें याद है ना आपको? इसके अंदर अब वही होना है। हमने उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको ब्लॉक करने के लिए ना, उसको क्या देना है, बीटा ब्लॉक कर देना है। अब आप एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि जी एक तरफ आप कह रहे हैं हार्ट फेलियर है, ब्लड बाहर नहीं जा रहा, दूसरी तरफ अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर भी रहा है तो आप उसको बीटा ब्लॉकर दे रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? इसकी रीजन ये है
कि हमें अभी तक उसकी कॉज का नहीं पता, क्या कॉज है जिसकी वजह से वो हार्ट फेलियर हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके हार्ट के मसल ये ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करी जा रहा है, वीक होते जाएंगे, वीक होते जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन तो आ रही है, बॉडी की डिमांड तो पूरी हो रही है उससे, 70% तो पूरी हो रही है, लेकिन पीछे कॉज नहीं पता कॉज क्या है, और मसल वीक होते जाएंगे, ये सारे मसल वीक होंगे, एट द एंड आएगा इसके अंदर कंप्लीट हार्ट फेलियर हो जाएगा, और वो हमारे लिए ज्यादा वर्स कंडीशन है। इस कंडीशन में सिर्फ हम क्या करते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट ही करते होते हैं। इसीलिए अगर बीटा ब्लॉकर भी देने हैं तो स्टेज देखनी है कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट के अंदर देने हैं। आते साथ ही बीटा ब्लॉकर नहीं दे देना, उसको कंप्लीट हार्ट फेल करवा के पेशेंट ऊपर पहुंचा दिया हो। ठीक है, समझ आ गई बीटा ब्लॉकर क्यों देंगे इस पेशेंट के अंदर? ओके, जगह समझ में आ गई। ठीक है, अगर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दूं, बैरो रिसेप्टर कैसे एक्ट करके आपके ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, अगर किसी को ना समझ में आई हो। हाँ जी, बैरो रिसेप्टर कैसे एक्टिवेट करके आपके बीटा रिसेप्टर को मैसेज देते हैं, ये समझ आ गई है? ये वाला बता दूं कि या रहने दूं? ओके, बता देता हूँ। देखो, जब भी आपकी बॉडी को ना स्पेसिफिकली बैरोरिसेप्टर हमारे क्या काम करते हैं, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जब हमारा क्या होता है, ब्लड हार्ट से जब कम निकलता है ना, तो बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होते, उनको पता चल जाता है कि अब बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड कम है, ब्लड का प्रेशर क्या है, कम है। इन शॉर्ट कह ले ड्यूरिंग हाइपोटेंशन, अगर आपको वहां से इशू हो रहा ना, ड्यूरिंग हाइपोटेंशन, जब बॉडी में ब्लड कम रह जाता है, तो हमारे ना बच्चों स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं बैरो रिसेप्टर पे ना, ये कम एक्टिवेट होते हैं। तो जब ये कम एक्टिवेट होते हैं ना, तो इधर से जो एफरंट होती है ना, हमारे पास एफरंट एफरंट पार्ट होता है इसका, एफरंट आर्टरियोल्स होते हैं। ठीक है, ये जो ब्रेन की तरफ मैसेज लेके जाते हैं ना बच्चों, ये कम लेके जाएंगे। जब ये ब्रेन की तरफ कम लेके जाएंगे ना एफरंट को, हमारे ब्रेन पे ना मेडुला में एक न्यूक्लियस होता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिटरी न्यूक्लियस बोलते होते हैं। ठीक है, ये वहां पे पड़ा होता है। जब इसको मैसेज कम मिलता है ना सॉलिटरी न्यूक्लियस को, इसको फौरन पता चल जाता है जी बॉडी में अब ब्लड कम है, अब बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड कम है। तो ये क्या करता है, वहां से ईफरेंट फाइबर को एक्टिवेट करता है, ईफरेंट के भी किसको, ईफरेंट सिंपथेटिक को, उसको एक्टिवेट करता है, उस फाइबर को रिलीज करवाता है, सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है। जब सिंपथेटिक एक्टिवेट होता है, आपको पता है बीटा वन एक्टिवेट होता है, तो जब बीटा वन एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह नॉर्मल ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है। अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट के अंदर एकदम से हाइपोटेंशन हो जाए ना, तो सबसे पहले अगर एमसीक्यूज आए एग्जाम में, ऐसी कौन सी चीज है जो आपका ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करती है, तो बच्चों आपने बताना बैरो रिसेप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर पूछा जाए बैरो रिसेप्टर के बाद कौन सा आपकी चीज ऐसी है जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवाती है, तो आपने बताना रेनिन हार्मोन, सेकेंड लाइन पे आता है ये, नॉट फर्स्ट लाइन। पहला क्या आता है, बैरो रिसेप्टर, स्ट्रेच रिसेप्टर कम गए, एफरेंट कम गया, मेडुला को पता चल गया बॉडी में ब्लड कम है, उसने इफरेंट सिंपथेटिक को एक्टिवेट किया, बीटा वन एक्टिवेट हुए, और क्या हुआ, उसने हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ा दी। समझ आ गई अब ये सारी कहानी क्या लिखी हुई है? हाँ जी, क्लियर है? ओके जी, अगर ये समझ में आ गई, हमने सबसे पहले क्या दी, लूप डायरेटिक्स दी, वो मैंने बता दी क्यों, क्योंकि हमने फ्लूइड बाहर निकाला। फिर हमने क्या दी, एसी इनहिबिटर्स दी, वो भी मैंने बता दिया क्यों दिया। फिर उसके बाद बीटा ब्लॉकर दिया। हमने ये सारा कंप्लीट क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना पेशेंट आया एक्यूट हार्ट फेलियर का, अब उसका अभी अभी ना हार्ट फेल हुआ ही है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इस पेशेंट के अंदर अभी क्या हो रही होगी, कि कॉन्ट्रेक्टिलिटी ना उस लेवल की नहीं हो रही होगी कि जो वो ब्लड को बाहर निकाल सके, थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रेक्टिलिटी हो रही। तो हम ऐसा ड्रग इसके अंदर एक्यूट स्टेज में स्पेसिफिकली ड्रग देंगे कि जो इसकी ना एक इसकी कॉन्ट्रेक्टिलिटी जनरेट करवाए, लेकिन इतनी स्ट्रांग करवाए कि एक कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे ही मैक्सिमम उसका 30 to 40% ब्लड बाहर निकल जाए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंट्रेक्टिलिटी करवाए, उसका रेट ना बढ़ाए, रिदम को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे। आप समझ में आ गई इस लैंग्वेज में, रेट ना बढ़ाए, हार्ट रेट ना बढ़ाए, लेकिन उसका जो रिदम है ना, जो कॉन्ट्रेक्शन वेलोसिटी है, उसको बढ़ा दे। उसके अंदर स्पेसिफिकली पता कौन सी आएगी, डोब्यूटामीन आएगी। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बाद और इसके अंदर क्या आ सकती है,
और किसी को पता है कौन सी पॉजिटिव इनोट्रोपिक एजेंट ड्रग का नाम? हाँ जी, किसी को पता हो यहाँ पे? वेरी गुड शराज, डाइजॉक्सिन देंगे इस पेशेंट के अंदर हम। ठीक है, डोब्यूटामिन दे सकते हैं और डाइजॉक्सिन दे सकते हैं। ये जो जितना भी ट्रीटमेंट है हमने क्या किया इस पेशेंट के अंदर, हमने एक्यूट स्टेज का किया है। अब हम बात करते हैं किसकी? क्रोनिक स्टेज की। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को क्रोनिक हार्ट फेलियर हो गया है, मतलब कि उसको 3 महीने से भी ज्यादा हो गया, उसका हार्ट फेलियर चल रहा है, उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट करेंगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो करेंगे ही करेंगे। उसको हमने कहना सोडियम वाली डाइट कम ले अपनी। ठीक है, जितने जिस चीज के अंदर सॉल्ट है उसको कम ले। क्यों? वो क्या करेगी? वाटर की ज्यादा से ज्यादा रिटेंशन करेगी और क्या करेगी? ज्यादा इशू करेगी। अपना फ्लूइड इनटेक एडिक्वेट रखे, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कम। क्यों? जितना फ्लूइड रिटेन होगा उतना ज्यादा फीचर उसके वर्स होंगे। अच्छा, सबसे पहले क्रोनिक हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर हमने कैसे ट्रीटमेंट करना है? इसके अंदर पता क्या देना हमने? बीटा ब्लॉकर देने हैं। बीटा ब्लॉकर क्यों देने हैं? ताकि उसका क्या हो जाए कि सिंपैथेटिक एक्टिवेट ना हो जाए। अगर सिंपैथेटिक एक्टिवेट हो गया तो सारी वो इशू होंगे जो मैंने आपको अभी पहले बताए थे, वो सारे किसमें आने थे? क्रोनिक के अंदर आने थे। कि उसके अंदर क्या होना था? सिंपैथेटिक एक्टिवेट हुआ, बीटा वन एक्टिवेट हुए, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी बढ़ गई, हार्ट वाल्व उसकी वीक होगी, ज्यादा फीचर वर्स हो जाएंगे उसके। ठीक है, इसलिए हमने क्या करना है? उसके अंदर बीटा ब्लॉकर देने हैं, नंबर 1। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर तो वो क्या है हमारे पास डायबिटिक पेशेंट है साथ, तो हम उसके अंदर क्या प्रेफर करेंगे? एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो डायबिटिक है तो हम उस कंडीशन के अंदर ये ड्रग क्यों दे रहे हैं? किसी को पता है? हाँ जी, कल बेसिक्स वालों कल आपको कंप्लीट डिटेल में ये बात बताई है। हाँ जी हाँ जी, अगर डायबिटिक है साथ, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, क्यों क्यों नहीं देनी उसके अंदर? हो गए हैं सारे अब बच्चों की हाइपो। हाँ जी, जैन, जैन है यहाँ पे? जैन भूल गया? अच्छा, ये हाइपोग्लाइसीमिया करवा देते हैं, याद आया? हाइपोग्लाइसीमिया बीटा 2 को ब्लॉक करके ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं होने देगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस नहीं होने देंगे। तो वो क्या कर देगा एट द एंड? आपके ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो जब बच्चों हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगी। अगर ब्रेन को 3 से 4 मिनट ब्लड सप्लाई ना मिले तो उसकी वैसे ही डेथ हो जाती है, या उसको एनर्जी ना मिले, ग्लूकोज ना मिले। ठीक है, इसलिए क्या करना है बच्चों? हमने हाइपोग्लाइसीमिया से इसको बचाना होता है कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया ना हो जाए। समझ आ गई ये वाला पॉइंट? सैन कोई नहीं पढ़ रहे आप पिछले वाला। दूसरा क्या हो सकता है इसके अंदर? हम इसके अंदर स्पारेनोलेक्टोन देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि इस पेशेंट के अंदर हम स्पारेनोलेक्टोन क्यों देंगे? अच्छा, रिपीट कर दूं? ये कल बेसिक्स में बात बताई थी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास या हाइपरटेंसिव पेशेंट है या और साथ वो डायबिटिक पेशेंट है, उसके अंदर जो बीटा ब्लॉकर होंगे ना, वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगे। अब यहाँ पे हमारे पास केस कौन सा है? हार्ट फेलियर वाला केस है। हार्ट फेलियर है प्लस डायबिटिक पेशेंट है, उसकी जो सॉरी उसकी जो डायबिट वो उसकी इसका शुगर का लेवल है वो 600 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी ज्यादा रहता है। तो क्या हम इस पेशेंट के अंदर हम दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर? तो आपने बताना है नहीं दे सकते। क्यों? बीटा ब्लॉकर स्पेसिफिकली जो हमारा लीवर होता है ना, लीवर पे बीटा 2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल किसी डायबिटिक पेशेंट को, डायबिटिक पेशेंट है साथ वो अपनी डायबिटीज की ड्रग भी ले रहा है, फॉर एग्जांपल मेटफॉर्मिन वगैरह ले रहा है, डायबिटीज की ड्रग ले रहा है, साथ आपने उसको क्या दे दिया? बीटा ब्लॉकर भी हाइपरटेंशन के लिए दे दिया। तो इस पेशेंट के अंदर क्या होगा? लीवर पे हमारे बीटा 2 रिसेप्टर होते हैं, ये हमारी ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा रहे होते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करवा रहे होते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल साथ अपना वो कौन सा ले रहा है? डायबिटिक ड्रग ले रहा है मेटफॉर्मिन साथ अपने बीटा ब्लॉकर के, तो मेटफॉर्मिन ने क्या किया? ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज किया। ठीक है, इसने तो ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज कर दिया, साथ आपने बीटा ब्लॉकर भी दी हुई थी। तो जब आपने साथ बीटा ब्लॉकर दी हुई थी तो नई ग्लूकोज बनेगी नहीं, ना ही ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी ना ही ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी। इसकी वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है उस पेशेंट के अंदर, ब्रेन को ग्लूकोज नहीं मिलेगी, ब्रेन की डेथ भी हो सकती है। समझ आई? इसीलिए क्या कहना है कि बीटा ब्लॉकर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन डायबिटिक पेशेंट। समझ आ गई? ओके, जगह समय में आ गई। अच्छा, इसके अलावा और इसके अंदर क्या दे सकते हैं बच्चों? भाई डायरेटिक्स दे सकते हैं, फ्लूइड बाहर निकाले, डाइजॉक्सिन दे सकते हैं इसके अंदर। साथ इसके अंदर क्या करेंगे हम? ये सैक्यूबिट्रिल भी, ये आपको सर ने बताई थी कि हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर सैक्यूबिट्रिल दे सकते हैं।
किसी को पता? शिराज, शिराज, जैन, हफ्सा, तहसीन, सीवीएस फॉलो। सेक्यूबिट्रिल का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताएं बताएं, जल्दी जल्दी, सर्च नहीं करना। ये बच्चों नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर से याद आया। सैक्यूबिट्रिल, नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर अगर आपने किसी को दे दिया, ये क्या करेंगे बच्चों? ब्रैडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज करेंगे। ब्रैडिकाइनिन क्या करती है आपकी? वैसोडाइलेशन करती है। तो जब ये वैसोडाइलेशन करेगी तो क्या प्रीलोड कम नहीं हो जाएगा हार्ट की तरफ? हाँ जी, तो क्या हम हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के अंदर दे सकते हैं सैक्यूबिट्रिल और ये सारी ये वाली ड्रग्स? ओके जी। मैंने कल ड्रग पढ़ाई थी क्लास खत्म करने से पहले, जिसके अंदर मैंने बताई थी कि क्रोनिक हार्ट फेलियर रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन में ड्रग ऑफ चॉइस, वेरी गुड शिराज, ईवा ब्रेडिन देते हैं इसके अंदर। ईवा ब्रेडिन क्या कर रही थी? आपके फनी चैनल्स को ब्लॉक कर रही थी। ठीक है, तो जब हमने फनी चैनल्स ब्लॉक कर दिए, जो हार्ट का रेट बढ़ रहा था, मतलब कि हार्ट की टैकीकार्डी ज्यादा से ज्यादा हो रहा था, वो नहीं होगा। हमने तो इसका रिदम बढ़ाना ना, कि स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन हो इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए रेट को कंट्रोल करने के लिए ईवा ब्रेडिन देंगे इसके अंदर। अगर कोई ड्रग काम ना कर रही हो तो हमने कौन सी प्रेफर करनी है? इवाब्रेडीन देनी है। ठीक है जी, मोर्टेलिटी कम करती है इसके अंदर। ये सारा क्या था इसका बच्चों? फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब बात करते हैं किसकी? सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर। सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या करना है? सबसे पहले आपने इसके अंदर पेस मेकर लगा देने होते हैं। ठीक है, हमने बाई वेंट्रिकुलर पेस मेकर लगा देने हैं, मतलब आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा देंगे जो अपनी कॉन्ट्रैक्शन खुद जनरेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये लगा सकते हैं। अगर इससे भी फर्क ना पड़े तो हम बच्चों कार्डिक डीफिब्रिलेटर लगा देते हैं। डीफिब्रिलेटर पता क्या होता है? हाँ जी, किसी को पता है डीफिब्रिलेटर क्या होता है? डीफिब्रिलेटर नाम से ही पता चल रहा है यार। यार ये अगर फॉर एग्जांपल आपकी फिब्रिलेशन स्टार्ट होने लगती है ना, तो ये उसको रोक देती है। डीफिब्रिलेटर होता है इसका नाम, इसीलिए। ठीक है, उसको फिब्रिलेशन होने नहीं देती, एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होने देती। दिस इज नोन एज डीफिब्रिलेटर। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, ड्यूरिंग सीपीआर भी इसको यूज करते होते हैं। सडन डेथ होने से बचाती है, बिल्कुल सडन डेथ होने से भी बचाती है। क्यों? इन शॉर्ट ये आपकी फिब्रिलेशन से बचा रही होती है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? डीफिब्रिलेटर हमने रखा हुआ है। अगर किसी से भी फर्क ना पड़े, एट द एंड क्या करते हैं? अगर पूछा जाए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, तो आपने बताना बच्चों कार्डिक ट्रांसप्लांट। बस, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का हार्ट फेलियर हो गया ना, हमारे पास कोई पीछे ऑप्शन नहीं बचती। इसीलिए हम क्या करते हैं इसके अंदर? हम ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। समझ आ गई यहां तक? पूरे टॉपिक में से किसी का कोई एक भी क्वेश्चन है तो पूछ ले। ओके जी, मैं पूछ लूं फिर थोड़ा सा। वही सारी बातें हैं, कोई इसमें वो नहीं है, हमने पहले भी पढ़ा है सर जी, आपने काफी अच्छा पढ़ाया है। शुक्रिया जी। ओके, हम आगे बात करते हैं जी नॉन सिस्टोलिक डिसफंक्शन की। दूसरा नाम इसका क्या है बच्चों? नाजुक सूरत हाल है। अच्छा जी, ओके जैन। अच्छा, मेरी मैं जैन तुम्हारी सर को भी शिकायत लगाता हूँ, ये कोई नहीं पढ़ पढ़ रहा। अच्छा, अब बात करते हैं किसकी? इसकी इसकी डैश सजीब हफ्सा, ये एक और टॉपिक कर ले बच्चों। 2 महीने में मेडिसिन फिर कैसे करेंगे? अगर लेट हो गया तो फिर मुझे नहीं कहना आप लोगों ने। कल भी सिर्फ 2 टॉपिक पढ़े हैं। इसको कंप्लीट तो कर लो बच्चों, हार्ट फेलियर को। अभी सिस्टोलिक डिसफंक्शन किया, एक डायस्टोलिक रह गया। ये सिर्फ मतलब 3 से 4 लाइनें इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, बस मुझे वो बताने दो बच्चे। सिर्फ हफ्सा 4 से 5 लाइनें हैं, मुझे वो बता बता लेने दो इसके अंदर डायस्टोलिक डिसफंक्शन, ताकि टॉपिक तो बच्चे कंप्लीट हो जाए ना आपका। ओके जी, डायस्टोलिक डिसफंक्शन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले मुझे बताएं, डायस्टोलिक होता क्या है? लोड नहीं मेंटेन कर रहा होता आपका डायस्टोलिक, जो हार्ट की तरफ ब्लड आ रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? डायासिस्टोलिक बोलते होते हैं ना। मतलब कि इन शॉर्ट, ये आपकी वेंट्रिकुलर की क्या करवा रही होती है? फिलिंग करवा रही होती है। मैंने जब आपको बच्चों कार्डिक साइकिल पढ़ाया था, मैंने आपको कहा था कि जो डायास्टोल होता है, जो आपका डायास्टोल होता है, हमारा कितना कितने परसेंट, मैंने आपको बताया था, ब्लड विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन एट्रिया से वेंट्रिकुलर में चला जाता है? किसी को पता है?
विदाउट एनी, वो आता है सीधे वेंट्रिकुलर में 70 और वेरी गुड दोनों, हाँ जी 70 से लेके 80% तक जितना हमारा ब्लड होता है ना, ठीक है, ये विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन किधर चला जाता है बच्चों, आपके वेंट्रिकल्स के अंदर चला जाता है। जो पीछे रह जाता है ना 10 से 15%, उसको थोड़ी बहुत कॉन्ट्रैक्शन चाहिए कि वो किधर चला जाए, आपके वेंट्रिकुलर के अंदर ब्लड चला जाए, कहां से, एट्रियम में से, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक। अच्छा अब बात करते हैं, अब आप मुझे 2 से 3 इसमें इंपॉर्टेंट बातें बताओ। क्या इजेक्शन फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा इसके अंदर, क्या इजेक्शन फ्रैक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा, क्या इजेक्शन फ्रैक्शन पे फर्क पड़ेगा इसके अंदर? जी अच्छा, और नहीं, बाकी भी बताएं, तुक्का ही लगा दो। ज्यादा होगी, अच्छा, और नहीं जी, नॉर्मली पता क्या होता है, आपकी नॉर्मल रहती है। रीजन पता क्यों है यार, जब मैंने आपको बता दिया 80% विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन चला जाता है ब्लड, किसके अंदर, वेंट्रिकल के अंदर, तो वेंट्रिकुलर की आपके इसके ऊपर डिपेंड कर रही थी क्या, इजेक्शन फ्रैक्शन डिपेंड कर रही थी। तो वेंट्रिकल तो भाई सही काम कर रहे हैं ना, उसको तो 80% ब्लड एटलीस्ट मिल ही रहा है ना, 80 to 85 मिल रहा है, तो इजेक्शन फ्रैक्शन मोस्टली केसेस के अंदर क्या होती है, नॉर्मली हो रही होती है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ आ गई अब शराज, कि इसके अंदर क्यों इसके अंदर नॉर्मल होगी, इंक्रीज भी होती है लेकिन वो लेट स्टेज पे जाके होती है। वैसे अगर पूछा जाए कि इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल होगी कि ज्यादा होगी या कम होगी, तो आपने बताना है कि ड्यूरे इसके अकॉर्डिंग टू फिजियोलॉजी ये बच्चों नॉर्मल होगी। और रीजन उसकी ये होगी क्योंकि भाई 80% तो ब्लड उसको मिल ही रहा है ना विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, तो इसीलिए नॉर्मल होगी इसके अंदर। समझ आ गई, सारी बातें इसके अंदर भी वही होगी। इसके अंदर हार्ट पेन होगी, इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, डिस्निया होगा, ठीक है। अगर आपका पता है कि ज्यादा अगर आपका डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो गया है, ठीक है, डायस्टोलिक डिसफंक्शन होने की वजह से आपके वेंट्रिकल्स को सही ब्लड नहीं मिलेगा, तो जब अगर फॉर एग्जांपल वर्स कंडीशन है फिर, तो वेंट्रिकल को जब ब्लड नहीं मिलेगा तो इसकी वजह से भाई सडन डेथ भी हो सकती है, बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा, फिर जब आएगा ही नहीं ब्लड, जब आएगा नहीं तो बाकी बॉडी को कहाँ से मिलेगा, इसीलिए सडन डेथ भी हो सकती है इसके अंदर। अगर पूछा जाए इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या है, तो आपने क्या करना है इसके अंदर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करवाना है इसके अंदर सबसे पहले, और क्या करना है, इसके रेट को मेंटेन करवाना है, हार्ट रेट को मेंटेन करवाना है। कौन करती थी वो, बीटा ब्लॉकर करती थी, तो हम क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, एसी इनहिबिटर्स देंगे, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर भी इसके अंदर दे सकते हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम क्या देंगे इसके अंदर, डाइजॉक्सिन देंगे इसके अंदर, ठीक है। अगर इसके अंदर पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, तो इसके अंदर डाइजॉक्सिन होगी, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्टिलिटी जनरेट करवाएगी। जो 20% ब्लड रह भी रहा था किधर, इसके अंदर एट्रियम के अंदर, वो फौरन से कॉन्ट्रैक्ट करवा के वेंट्रिकुलर के अंदर चला जाएगा और ब्लड बॉडी से बाहर चला जाएगा। ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो सिर्फ सिस्टोलिक डिसफंक्शन था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि आपका वैसे ही 80% ब्लड खुद ही जा रहा था, इसीलिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा अब आपके ना एक एक चीज ये देखें, ये वाला पॉइंट देखें कि उसने अगर लिखा है कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आपकी बुक पे अब ये लिखा है, इसको एक दफा वहां से रीड कर लें, कि अक्यूट वाली स्टेज पे ना आपके अक्यूट हार्ट फेलियर के अंदर उसने LMNOP लिखा हुआ है। हम ऐसे इस पेशेंट को मैनेज करेंगे। एल का मतलब क्या है, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेसिक्स देंगे। लेसिक्स क्या है बच्चों, फ्यूरोसिमाइड है। क्या कर रही है फ्यूरोसिमाइड, हमारे ब्लड वॉल्यूम को कम कर रही है। आगे उसने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे एम लिखा हुआ है। एम क्या है बच्चों, मॉर्फिन है। जित अब मॉर्फिन किस लिए दे रहे हैं, हम उसको हार्ट पेन के लिए दे रहे हैं, उसको पेन भी तो हो रही है ना साथ, अगर फॉर एग्जांपल उसको हार्ट रेट बढ़ रहा है, इसलिए क्या देंगे, मॉर्फिन देंगे। नंबर तीसरी बात, नाइट्रेट्स देंगे। नाइट्रेट्स क्या है, अब आपको पता है वेजोडाइलेशन करवाती है। वेजोडाइलेशन करने की वजह से क्या होगा, प्रीलोड कम हो जाएगा। प्रीलोड कम हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्यूम कम जाएगा हार्ट की तरफ से, हार्ट को कम काम करना पड़ रहा है, थोड़ा रिलैक्स स्टेट में है, ठीक है। डिस्निया की वजह से उसके अंदर हम क्या दे सकते हैं बच्चों, ऑक्सीजन दे सकते हैं। तीसरी बात, हम उसकी पोजीशन सेट करवाएंगे, ठीक है, खड़ा करके रखेंगे, अपराइट पोजीशन में रखेंगे। अपराइट पोजीशन पे रखने की वजह से आपको पता है उसका वेनस रिटर्न थोड़ा बहुत हार्ट की तरफ कम जाता है, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। समझ में आ गई। ये एक आपकी बुक में LMNOP के नाम से एक पॉइंट लिखा था, मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिया।
बेशक अब आप अपनी अपनी बुक रीड कर लीजिएगा। पूरे हार्ट फेलियर दोनों में से किसी का कोई एक भी क्वेश्चन है तो बता दे। ये जो डायूरेटिक्स हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं ऊपर, जब मैंने आपको एमआई वाला टॉपिक पढ़ाया था, याद है ना आपको? लूप डायरेटिक था, ज़ाइड डायरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, हाइपरकलीमिया कैसे हो रहा था, ये सारी चीजें। ठीक है, बाकी मजीद ये जितने भी लूप डायरेटिक्स है, परेशान नहीं होना, ये हमारे रेनल मेडिसिन का टॉपिक है, हम वहां पे जरूर ये डिटेल में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिटेल नहीं लिखी हुई। ठीक है, ओके जी। हाँ जी, समझ आई है हार्ट फेलियर की। बाकी जितने भी इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए हैं बाहर वाले, वो अपनी बुक पे बेशक लिख लीजिएगा। एक टॉपिक और पढ़ लें या छुट्टी दे दें? अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ यार, एक टॉपिक और पढ़ लें सिर्फ। अफसाने गालियां देनी है मुझे। ओके ओके जी, फिर छुट्टी करें भाई। अगर आपकी अब ये मेडिसिन आप रोज छुट्टी ले लेते हो 1 घंटे बाद, कल फिर हम ज्यादा पढ़ेंगे, इसको कवर कर लेंगे। ओके जी, फिर छुट्टी करें आप। फी मान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। जैन मीटिंग एंड कर देना यार। अस्सलाम वालेकुम।